हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो लेसन। आज हम लोग आईसीएसई फिजिक्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सैम्पल पेपर क्वेश्चन करने से आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो पाएगी और आपको यह भी पता चलेगा कि आपने कैसे कैसे क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए हैं और आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी होगी। तो आपकी प्रैक्टिस को और अच्छी करने के लिए हमने एक सैंपल पेपर सीरीज लाई है, जिसमें हम लोग सैंपल पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है वो फिजिक्स सैंपल पेपर से है, ये जो है फिजिक्स से है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ मोमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मोमेंट ऑफ कपल इज टेकन। तो चलिए, मैंने जैसे एक रॉड लिया और उस पर एक फोर्स लगाया हमने, और ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ कपल होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर वो क्लॉकवाइज करती तो मोमेंट कैसी होती? नेगेटिव होती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है वो होती है हाफ mv², और अगर मोमेंटम के टर्म में देखा जाए तो मोमेंटम जो होता है P = mv होता है, और इसे हम लोग p²/2m भी एक्सप्रेस करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, मोमेंटम पर डिपेंड करती है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस है पोजीशन बिल्कुल भी नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं, मोमेंटम हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ अ कोल इन थर्मोइलेक्ट्रिक स्टेशन। थर्मोइलेक्ट्रिक स्टेशन जैसे थर्मो पावर प्लांट होते हैं, वहां पर कोल को वाटर हीट करने के लिए बर्न किया जाता है, ताकि जो स्टीम होगी उसके मैकेनिकल एनर्जी से टरबाइन के ब्लेड्स को मूव किया जा सके, और जब टरबाइन चलेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो चलिए देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एक केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। बर्निंग ऑफ कोल ये हमें केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, और इस केमिकल एनर्जी से हम लोग वाटर को हीट करते हैं, और वाटर स्टीम में चेंज हो जाती है। और इस स्टीम की मैकेनिकल एनर्जी को, स्टीम में कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी, और इस मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग टरबाइन के ब्लेड्स को मूव करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने देखा क्या, केमिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है वन एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी फॉर्म, ये हमारी किसमें हो रही है? टू हीट टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम 146 न्यूट्रॉन है उसके पास, 95 प्रोटॉन है। सपोज अगर मैं कोई एटम ले लूं और उसके पास 95 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 96 है, 95 प्रोटॉन एटम मींस उसकी मास नंबर कितनी हो गई? 241, एंड एटॉमिक नंबर क्या हो गई? 95। अब इसकी अल्फा डीके हुई है। क्या हुई है? अल्फा डीके मतलब 2 हीलियम एटम निकलने वाले हैं। तो जो हीलियम एटम है, डबली चार्ज हीलियम एटम, वो रिलीज हो जाएंगे और कोई एक्स एटम हमारा ऑब्टेन होगा। तो एक्स के पास कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे?
तो वो सब्ट्रैक्ट करके हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो न्यूट्रॉन भी इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूट्रॉन हमारे पास जो होने वाला है, पहले 241 माइनस 4 जो हमारा वैल्यू आएगा वो 237 आएगा। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होने वाले हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन आ चुके हैं वो 93 है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। और जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब आप 237 में से 93 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है असर्शन रीजन से। असर्शन रीजन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये चेक करने के लिए कि आप कॉन्सेप्ट बेसिस पर कितने स्ट्रांग हैं, आप कॉन्सेप्ट को कितना क्लियरली समझ पा रहे हैं, और आपकी एप्लीकेशंस भी चेक हो जाती है। तो जब स्टेटमेंट को आप रीड करते हैं तो अभी आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से ये बताना होता है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो चलिए देखते हैं। दो स्टेटमेंट आपको दिख रही है यहां पे असर्शन रीजन की, तो देखते हैं दोनों ट्रू है या नहीं है। इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू डेंस फॉग एंड मिस्ट, ये बिल्कुल ट्रू है। और जब रीजन की बात करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस अंडरगोज मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ये भी हमारी ट्रू है। असर्शन की जो करेक्ट रीजन भी दी गई है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, वो जो है लेंस से है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा जा रहा है। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है इस शेप की होती है, मिडिल में थिक होती है, कॉर्नर में वो थिन होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई हमारी। और हमने दो फोकस लिया है, ये 2f2 हो गई और ये f1 एंड 2f1। अब इस पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कन्वेक्स लेंस जो है उसकी उसमें आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में, जो फोकल लेंथ के टर्म में हो। तो आपको पता है कि जब 2f पे आप पोजीशन ऑब्जेक्ट की रखते हो तो इमेज भी दूसरी साइड 2f पर ही मिलती है। तो ये हो गई आपकी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ये भी हो गई आपकी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और जब आप ऐड करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 4f आएगी। अदर कंडीशंस में जितना आप क्लोज आओगे आपको नॉन रियल इमेजेस मिलेंगे। तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस है। तो आखिर हम लोग कौन सा ऑप्शन देखते हैं करेक्ट, 4f वाली। नेक्स्ट जो है हमारा वो एम्पलीट्यूड, दो साउंड वेव दिए गए हैं इसमें, टू साउंड वेव्स x एंड y हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेव पैटर्न। यहाँ पे दो साउंड वेव दिए गए हैं जिनके वेव पैटर्न भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो आखिर अलग क्या है, अलग कहा गया है उनकी फ्रीक्वेंसीज है, और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आपको श्रीलनेस और ग्रेवनेस बतानी है। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच होती है, और जितनी हाई पिच होगी उतनी हाई वॉइस श्रिल होगी। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है y की अधिक है x से, तो ये हो गई श्रिल और ये हो गई ग्रेव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, x विल बी ग्रेव एंड y विल बी श्रीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है vibrations produced in a body under the influence of periodic force is, obviously this is the factual question and the option is forced vibrations. next question VI ग्राफ से है। VI ग्राफ यहाँ पे आपको दी गई है और इसके बेसिस पर आपको ये बताना है कि which of these four materials would be used for making the coil of a toaster जहाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग यूज करते हैं, उसकी एप्लीकेशन भी होती है। तो जिसकी रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगी वो कॉइल के लिए बेटर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी हीट एनर्जी सबसे ज्यादा होने वाली है।
तो वो जो हीट प्रोड्यूसिंग करने वाली कॉइल होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सबसे अधिक किसकी है, मैक्सिमम जो है इस P की है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है इसकी मैक्सिमम होने वाली है। तो हमारे लिए P जो है सबसे सुटेबल हो गया। और विच इज नॉट सुटेबल अमंग PQRS, ऑब्वियसली S की क्या होगी, मिनिमम रेजिस्टेंस होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ द अर्थ वायर की जो कलर होती है, अर्थ इज लाइक ग्रीन एंड ब्लू प्लैनेट, सो अर्थ वायर इज ऑल्सो ग्रीन। इसके अलावा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर होते हैं जो रेड और ब्लैक में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मास, जल्दी बताइए। तो लेंज लॉ is based on the law of conservation of energy. It shows that the mechanical energy is spent in doing work against the opposing force experienced by the moving magnet. और ये जो moving magnet है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण सोलेनॉइड में करंट फ्लो होती है। तो ये लेंज लॉ जो है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज। यहां पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपको विदाउट ऑप्शन आप इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हीट नीडेड टू मेल्ट द बॉडी विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, बिल्कुल ये गलत है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं तो उसकी टेम्परेचर में चेंज तो जरूर होती है। देन एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री। तो ये जो है हमारा ऑप्शन हीट कैपेसिटी की है। और द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो अदर ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन, वो हो गया हमारा हीट कैपेसिटी इज द एनर्जी needed to raise the temperature of the body by 1 degree Celsius। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है हमारा फैक्ट, जो कि हीट कैपेसिटी के बारे में डेफिनेशंस है। ये जो है हीट कैपेसिटी के बारे में एक डेफिनेशन है जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है डेफिनेशन टर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट a given mass of a substance as its melting point without means temperature is in a hidden form. Temperature can't be visible or experienced by us. तो ये चीजें जो होती है वो latent की मतलब क्लियर होती है कि ये हिडन हीट है जो यूटिलाइज होती है एक फेज से दूसरे फेज में सब्सटेंस को चेंज करने। तो हमारा करंट ऑप्शन क्या हो गया, फ्यूजन। ये क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। तो चलिए एक इमेज के थ्रू इसको समझते हैं। अगर हमारे पास डेंसर और रेयरर वाली बात हो, जैसे अगर एयर हो और ये वाटर हो और कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट हो रही है इस पर, ये डेंसर हो गई और ये रेयरर हो गई। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब रिफ्रैक्ट करेगी, एक्चुअली में इसे ऐसा जाना था, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, तो ये जो होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये इस साइड बेंड कर जाएगी और इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। टुवर्ड्स नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। ऑब्वियसली वाटर और
एयर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज ही होगी, ऑब्वियसली मैक्सिमम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंडोस्कोप यूजेस optical fiber to transmit high resolution images of internal organs without loss of information. The phenomenon of light that governs the functioning of the optical fiber is. तो इस प्रोसेस में एंडोस्कोपी कभी आप लोगों ने देखा है? मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर को इंसर्ट किया जाता है हमारे कैविटी में, बॉडी कैविटी में, ताकि हमें वहाँ की इंटरनल स्ट्रक्चर्स पता चल सके। कोई डैमेज या फिर किसी तरह की इन्फेक्शन हुई है तो वो हमें पता चल जाती है। तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच आवर लिवर वर्क्स। तो ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। Which radiation that are emitted during the decay of a nucleus having highest penetrating power। तो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर कौन सी रेडिएशन में होती है? अल्फा, बीटा, गामा, किस में होती है? तो बेसिकली वो गामा रेडिएशन में होती है। किस में होती है? वो गामा रेडिएशन में होती है। किसमें? गामा रेडिएशन में। नेक्स्ट है हमारा, वो है, डज द एमिशन ऑफ द अबव मेंशन्ड रेडिएशन रिजल्ट इन अ चेंज इन मास नंबर? नो, किसी भी तरह की चेंज नहीं होती है मास नंबर में। क्यों? इसके पीछे जो रीजन है, गामा रेडिएशन आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयर इज नो चेंज इन मास नंबर as gamma radiations have no charge and mass। इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होती है और ना ही कोई मास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है फुलक्रम से, और इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपसे पूछा गया है। A meter rod made of copper and steel as shown in the diagram. Weights of copper and steel are 10 Newton and 8 Newton। कॉपर की जो वेट है वो अधिक है। वेट ऑफ कॉपर जो है वो अधिक है किससे? हमारे स्टील से। स्टील की वेट कम है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, अगर दोनों की इक्वल होती तो ये मिड वाली हो जाती इक्विलिब्रियम, लेकिन ये शिफ्ट करेगी कहां? हेवियर मासिव पार्ट की तरफ। तो ऑन विच पार्ट डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई? 0 to 50। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जस्टिफाई योर आंसर। तो जैसे जैसे अनइक्वल मास लेते हैं, सपोज अगर ये हमारे पास एम मास वाली है, MA है और ये MB है, और अगर MA ग्रेटर हो MB से, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर मूव करेगी? MA के तरफ। और अगर दोनों इक्वल हो तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर होगी। कैसी होगी? वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ लिवर। फिगर को देखते ही हमें यह पता चल रहा है एफर्ट जो है वो मिडिल में है, और फुलक्रम जो है और लोड दोनों ही एंड पर है। तो एक फॉर्मूला होती है हमारे पास 1 2 3 वाली, और FLE। अगर फुलक्रम बीच में होगी, मिडिल वाली पोजीशन में होगी, तो ये हो गई क्लास 1। और
अगर लोड बीच में हुई तो वो हो गई क्लास 2 लीवर, लेकिन यहां पर एफर्ट जो है वो बीच में है, इसलिए ये हो गई क्लास 3 टाइप की लिवर। अब चलिए इसकी मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमारा होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब लोड आर्म और एफर्ट आर्म की जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, एफर्ट आर्म की जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है और लोड आर्म की जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर होगी, 0.4 प्लस 0.1 मीटर। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1/5 मीन्स ये जो है 0.2 होगी। और इस तरह से हम लोग इस तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको बताया है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएं रिलेटेड क्वेश्चंस को कि कैसे क्लास हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं लिवर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टू बॉडीज A and B have same kinetic energy. Compare their velocities if mass of A is 4 times the mass of B. यहां पे दी क्या गई है, काइनेटिक एनर्जी जो है A की और काइनेटिक एनर्जी B की वो दोनों ही इक्वल है। और क्या गिवन है, साथ ही साथ A की जो मास है वो B की 4 टाइम्स है। तो मास ऑफ A जो है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ B हो गई। आपको कंपेयर करनी है उनकी वेलोसिटीज, तो फॉर्मूला जो होगी वो हाफ मास ऑफ M इंटू वेलोसिटी ऑफ A स्क्वायर। सिमिलरली हाफ मास ऑफ B वेलोसिटी ऑफ B स्क्वायर। ये हाफ और ये हाफ हमने कैंसिल कर दिया। अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। VA स्क्वायर अपॉन VB स्क्वायर, दोनों की वेलोसिटीज की रेशियो की स्क्वायर जो होगी वो MB अपॉन MA होगी। और जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू जो है MA की जो वैल्यू है MB के टर्म में 4 MB है, यहां से हमने ले लिया, ये गिवन है। तो जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1/4 हो गई और इसकी वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर हो गई। तो हमारी जो वैल्यू आई VA अपॉन VB ये आ गई 1/2। इट मीन्स व्हाट, VA इक्वल्स टू हाफ ऑफ VB। मीन्स B वेलोसिटी जो होगी A बॉडी की वो हाफ होगी B बॉडी की। वेलोसिटी ऑफ बॉडी A is half of the velocity of B। तो ये हमारी आंसर होगी, क्योंकि हमें कंपेयर करनी थी उनकी वेलोसिटीज को। या दूसरे तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ B ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी A, दोनों ही बातें हो सकती है हमारे पास। तो हमें एक कंक्लूजन कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट। तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करनी है जिसमें y एक्सिस के अलोंग आपको पोटेंशियल एनर्जी लेनी है और x एक्सिस के अलोंग आपको हाइट लेनी है। जब कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट h मैक्स ऑब्टेन करेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होने वाली है वो mgh होने वाली है। वो कितनी होने वाली है, mgh। और अगर हाफ हो गई डिस्टेंस h/2 तो पोटेंशियल एनर्जी भी
हाफ होगी। तो इस तरह से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया और ये हमारी ग्राफ हो गई पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फॉर अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड। कोई बॉडी है, सपोज ये एक बॉल है, इसको अपवर्ड थ्रो किया गया और मैक्सिमम हाइट पर ये जाकर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम थिकनेस। दो वायर है, कौन से वायर है, कॉपर वायर्स। दो कॉपर वायर्स हैं हमारे पास, दोनों कौन से मटेरियल के बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं, और दोनों की थिकनेस जो है वो इक्वल है। थिकनेस मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये ए हो गई और ये बी वायर हो गई। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि लेंथ जो है ए की वो बी से ट्वाइस है। अगर सपोज बी की लेंथ एल यूनिट है तो ए की लेंथ हो गई 2L यूनिट। कुछ ऐसी बातें कही गई है क्वेश्चन में। चलिए उनके रेजिस्टेंस को कंपेयर करते हैं। रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला होती है R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। रेजिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों को हमने कांस्टेंट ले लिया क्योंकि दोनों ही कॉपर के लिए हैं। कॉपर मटेरियल एक है तो रेजिस्टिविटी भी एक जैसी होगी और थिकनेस सेम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम ही होने वाली है। इट मींस जो रेजिस्टेंस होगी आर की अपॉन आर बी की वो एक रेशियो में होगी। तो आर ए की लेंथ कितनी है, ए मटेरियल की, ए कॉपर वायर की 2L है और बी की कितनी है L, तो ये 2 आ गई। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है ए की वो बी से ट्वाइस होगी। ये एक कंक्लूजन हमने कैलकुलेट किया जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था हमारा। दूसरी कंक्लूजन है कंपेयर देयर रेजिस्टिविटी। अभी मैंने आपको कहा कि जब मटेरियल सेम है, दोनों ही कॉपर के बने हुए हैं, तो उनकी रेजिस्टिविटी भी तो सेम होगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट होती है, एक टाइप के मटेरियल के लिए अनचेंज्ड होती है। तो कॉपर की कितनी भी चीजें हम बना लें सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द वेव्स यूज्ड फॉर इको डेप्थ। तो इको डेप्थ के लिए जो वेव यूज होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक। वो कौन सी होती है, अल्ट्रासोनिक होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव रीजन। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये अनडेविएटेड ट्रेवल करती है। ये कैसे ट्रेवल करती है, इस वेव का जो नाम होगा अल्ट्रासोनिक वेव। और अल्ट्रासोनिक वेव किस लिए यूज की जाती है, डेप्थ, इको डेप्थ नेविगेशन के लिए यूज की जाती है। और इसके पीछे जो रीजन होगी वो है ट्रेवल्स विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन। इस प्रॉपर्टी के कारण इसको इस एप्लीकेशन में यूज किया जाता है इको डेप्थ साउंडिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेफर टू द डायग्राम गिवन बिलो। A lens with two different refractive indices is shown. If the rays are coming from a distant object, then how many images will be seen? दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस वाले लेंस हैं और एक ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी मिलने वाली है, तो ऑब्वियसली हमें इमेज कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। और लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता है, म्यू माइनस 1 माइनस R1 माइनस 1 माइनस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड इमेज। ऐसी कौन सी ग्लास लेंस है जो
वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश में छोटी इमेज बनाती है। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा डिमिनिस्ड होती है इमेज फॉर्म करने की। नेक्स्ट है हमारा, इट इज ऑब्जर्व दैट द हाउस सर्किट्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ दिस अरेंजमेंट। अब देखिए इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आपसे पूछा गया है, आखिर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज की जाती है। तो सपोज अगर मैं दो बल्ब लूं और दोनों को मैं पैरेलली कनेक्ट कर दूं, एक वोल्टेज सोर्स, ये कैसी कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। इन केस अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या ये बल्ब इंडिपेंडेंटली फंक्शनल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और दूसरी बात क्या है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई दोनों ही बल्ब को मिलती जाएगी। अगर पावर सप्लाई हमारी V वोल्ट कांस्टेंट रहेगी तो पहली क्या है, पहली रीजन जो है वो है जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो वर्क कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इस कारण इसकी एक एडवांटेज है, appliances work independently। दूसरी रीजन क्या है, मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज, मेंटेन्स और सप्लाई कांस्टेंट वोल्टेज। ये दो रीजन है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज अ हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू अ लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। आइडेंटिफाई द ट्रांसफार्मर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ को लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ में चेंज कर रही है। तो इस तरह की जो चेंज होती है हाई टू लो, हाई टू लो, तो ये कौन सी हो गई, स्टेप डाउन हो गई। ये कौन सी टाइप की हो गई, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गई। नेक्स्ट जो है आपके पास ये पूछा जा रहा है कि स्टेट वेदर द टर्न्स इन द रेशियो ऑफ द अबव ट्रांसफार्मर इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू G1 और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो इसके लिए टर्न्स क्या होनी चाहिए, वो लेस देन 1 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लेस देन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 120 degree Celsius. The final steady temperature is 25 degree Celsius. Calculate the heat capacity of solid और specific heat capacity of water दी गई है। तो हमारे पास फॉर्मूला है mc डेल्टा, जो होती है वो हीट एनर्जी होती है जो किसी सॉलिड के थ्रू दी गई है। तो जो टेम्परेचर चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, 5 की, और टोटल फॉल कितना हो रहा है हमारे पास, जो हमें टेम्परेचर रेज करनी है। मास ऑफ सॉलिड हो गई हमारे पास, मास ऑफ सॉलिड कितनी दी गई है,
मास ऑफ सॉलिड जो दी गई है वो है हमारे पास 60 ग्राम की। कितनी है? 60 ग्राम है। और राइज इन टेम्परेचर कितनी है? राइज इन टेम्परेचर जो है वो राइज इन टेम्परेचर वो कितनी हो गई? 25 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस हो गई। और फॉल इन टेम्परेचर कितनी हो गई? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाले सॉलिड को 150 ग्राम ऑफ वाटर के 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां पर फॉल इन टेम्परेचर जो हो रही है वो कितनी हो गई? 100 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। और जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 75 डिग्री सेल्सियस आएगी। और जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हमें कैलकुलेट करनी है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो हीट एनर्जी गिवन बाय सॉलिड विल बी mc डेल्टा टी। हीट गिवन बाय सॉलिड की फॉर्मूला जो होगी वो कितनी होगी? वो होगी mc डेल्टा टी। तो इसकी वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज हम लोग प्लेस करेंगे यहां पे। तो क्या होने वाली है? यहां पर जो वैल्यू होगी वो होगी 4500, जो हमारी क्या होने वाली है? 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन दी गई है। तो ये जो आने वाली है, ये वैल्यू आप जब पुट करोगे तो 4500 सी आ जाएगी। कितनी आ गई? सी आ गई। और सी आपको कैलकुलेट करनी है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। और वाटर की कितनी है? वाटर की जब आप कैलकुलेट करोगे हीट एनर्जी टेकन बाय वाटर, तो वो जो है हीट टेकन बाय वाटर, ये जो होने वाली है कितनी है? हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो है 4.2, और वाटर की जो वेट है वो 150 दी गई है। 150 इंटू 4.2। एंड और क्या दी गई है? और जो है राइज कितनी हो रही है? वो जो राइज हो रही है वो 5 डिग्री की हो। तो 315, इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट व्हाट? 3150। अब जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, दोनों की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इसने दी है और इसने ली है, तो 4500 C इक्वल्स टू 3150। और जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 42 जूल पर केल्विन। कितनी आएगी? 42 जूल पर केल्विन। तो ये हो गई हमारी फाइनल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में। न्यूक्लियर वेस्ट मीन्स कचरा, और वेस्ट क्या होता है? यूजलेस सब्सटेंस होते हैं। तो जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर जो भी न्यूक्लियर फेनोमेनन या एक्शन हो रहे हैं उससे कुछ बहुत सारे वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। उन न्यूक्लियर वेस्ट को बहुत सेफली डिस्ट्रॉय करना होगा या फिर कुछ ऐसी मैनेजमेंट रखनी होगी जिससे वो हमारे लाइफ को हार्म ना करे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो न्यूक्लियर वेस्ट बेसिकली क्या है? जो हमारी रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो यूज होती है। वो किसमें यूज होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो बहुत सारे
बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट वहां से रिलीज होते हैं, और साथ ही साथ मेडिसिन में भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो जो वेस्ट जनरेट होता है इन सारे प्रोसेस से, उसे हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे इसे डिस्पोज किया जाए। तो डिस्पोज करने के लिए हमारे पास कुछ साइंटिफिक मेथड हैं। जैसे पहले इसे एक थिक कैस में रखा जाएगा, फिर इसे बहुत ही डीप डेप्थ में अंडरग्राउंड स्टोर में बरीड किया जाएगा, और ये जो अंडरग्राउंड स्टोर के अंदर सपोज ये हमने यहां पर स्टोर कर दिया, और ये जो है नॉन पॉपुलेटेड रीजन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना किसी तरह ये अगर एक्सपोज हो गई एनवायरनमेंट में तो वो काफी हैजार्ड क्रिएट कर सकती है।